हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है डी वाई, है ना, डी वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू टू माइनस वाई कॉस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी दिया रहे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टू कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स, है ना, क्या आ जाएगा, टू कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉस एक्स से फिर एक और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे y का टर्म भी है, तो इसको हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये y डैश हो गया प्लस y कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, कॉट एक्स, और इक्वल टू टू कॉस एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखो ये एक लीनियर टाइप का फंक्शन बन रहा है ना, ये कौन सा हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ y का जो कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन, है ना, और e टू द पावर cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ sin x, है ना, और e टू द पावर ln x sin x क्या दे देगा, ये हमें डायरेक्टली sin x दे देगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कितनी आ गई, हमारे पास sin x निकल के आ गई। ठीक है, और एक बार अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो लीनियर का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लोग लिखना जानते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन आप लिख पाओगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको हम लोग लेते हैं टू इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, साइन एक्स और डी एक्स, है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या होता है, एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखो y इंटू साइन एक्स, और ये क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस एक्स डी एक्स। ठीक है, और साइन ऑफ ट्वाइस एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा डायरेक्ट एक सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो x इक्वल टू पाई/4 पे y की वैल्यू कितनी है, √2, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये होगा कितना, √2 इंटू साइन पाई/4 इक्वल टू -1/2 कॉस ऑफ 2 इंटू पाई/4 प्लस सी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, सी की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल होकर हमें 1 दे दिया, तो सी की वैल्यू यहाँ से हम कितनी निकाल सकते हैं, 1। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू -1/2 कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। और इसको जब आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन हमारे पास इसमें y के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइड नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y साइन एक्स को डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1/sin एक्स। ठीक है, और ऑप्शन में सारा एंगल जो है वो सिंगल एंगल या हाफ एंगल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉस ट्वाइस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, और ये नीचे में साइन एक्स है, कॉस ट्वाइस एक्स को हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या दे देगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin
प्लस का 1/sin x, और यहाँ से जब ये सॉल्व होगा तो ये क्या दे देगा, -1/2 sin x, और ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास sin x की वैल्यू मिल जाएगी, और ये 1/sin x, ये दोनों सॉल्व होकर क्या दे देगा, 1/2 cosec x प्लस sin x, है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वाला टर्म आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे देखो sin x, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे डायरेक्टली मैच कर रहा है ना। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन निकालने के लिए बोला है, और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1/√ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 है ना। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की चीज कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में भी है ना। तो अंदर वाली जो स्क्वायर रूट की चीज है ये क्या हो जाएगी, -6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकाल सकते हो, तो ये कितना दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। और यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 से कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें x निकालना है, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा होगी, है ना, 3 से ज़्यादा होगी, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कहाँ पे होती है, 3 से लेके x की वैल्यू अगर 3 से लेके 4 के बीच में हो, है ना, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 3 मिलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हमें 3 से ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्या बोल पाएंगे, x की वैल्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 4 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास ये आ गया। दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन -2 है, ठीक है। तो -2 हमें कहाँ पे मिलेगा, -1 से लेके -2 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, ये हमें कम चाहिए, तो ये डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन -2, है ना। दोनों को कंबाइन करेंगे तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -∞ टू -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा इस फंक्शन के लिए क्या आ गया, डोमेन आ गया। और कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इजीली मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ पे, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एरिया ऑफ द रीजन इन द स्क्वायर यूनिट अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व, हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू 10x, ठीक है। और x की वैल्यू किसके बीच में, -π/2 से π/0 के बीच में, सॉरी π/0 से π/2 के बीच में, एंड टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू π/4, है ना। तो x इक्वल टू π/4 पे जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट के बीच में और इस कर्व के बीच में हमें क्या निकालना है, उसके बीच में हमें एरिया जो बाउंड हुआ है वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक बार ग्राफ से देख लेते हैं, क्योंकि हमें 10x का कर्व पता होता है ना। तो 10x का जो कर्व होगा वो कैसा होता है, ये π/2 पे इन्फिनिटी देता है ना। और क्योंकि हमें 0 से π/2 है तो मैं सिर्फ एक ही साइड प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये आपका कर्व कुछ इस तरीके का रहता है ना, 0 से पास करता हुआ ऐसे निकल जाता है। तो ये π/2 है, तो π/4 यहाँ कहीं पे बीच में होगा, है ना। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमें एक्चुअली में एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है, जो एरिया आपको दिख रहा है। तो अब देखो ये जो एरिया है, अगर इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दोगे तो ये नीचे वाला पार्ट हमें डायरेक्टली क्या दिख रहा है, एक ये नीचे वाला पार्ट हमें क्या दिख रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू π/4 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। और इसी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं,
टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर है ना, हमें जब हमें एरिया कैलकुलेशन करना होगा तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू भी निकालनी होगी, इस पॉइंट की वैल्यू। और इस पॉइंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं? वाई डैश हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और कहाँ पे? x इक्वल टू पाई बाई 4 पे, है ना। और पाई बाई 4 पे cos स्क्वायर की वैल्यू, sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो cos x की वैल्यू 1/√2 होती है, तो sec x की वैल्यू √2 और √2 का स्क्वायर 2 दे देगा, है ना। तो यहाँ पे जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4, है ना। और x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? तो उसके लिए y को 0 कर देंगे, तो ये -1 इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम कितनी निकाल पाएंगे? यहाँ से देखो आप x इजिली निकाल सकते हो। और ये जो पॉइंट है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 4 माइनस हाफ, है ना। तो इस पॉइंट का जो लोकेशन है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या है? पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉमा 0, है ना। अब जो ये हमें रिक्वायर्ड एरिया है, ये रिक्वायर्ड एरिया अगर देखोगे तो एक ये वाला कर्व आपको दिख रहा है जो tan x है, tan x के बीच का जो डायरेक्ट एरिया, ये कंप्लीट एरिया यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? ये कंप्लीट एरिया है। अगर इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया ये वाला माइनस कर दे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो मिल जाएगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे यही लॉजिक निकालेंगे। जो हमें एरिया निकालना है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन हमें पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको? tan x को, है ना। और इस tan x में से हम क्या करेंगे? tan x dx में से माइनस कर देंगे कौन सा एरिया? ये वाला। इसको अगर मैं a b और c नाम दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल है तो उसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? tan x का इंटीग्रेशन ln sec x, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 4 तक। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? तो देखो, हाफ इंटू बेस लेंथ कितना है, तो ये टोटल लेंथ कितना होगा? तो टोटल लेंथ हमारे पास ये इनिशियल हाईएस्ट पॉइंट पाई बाई 4 है, और उसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ, है ना। और इनटू हाइट कितनी है? 1, ठीक है। तो अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा? ln ऑफ sec ऑफ पाई बाई 4 माइनस ln ऑफ sec ऑफ 0 माइनस 1/4। sec 0 हमें कितना दे देगा? 1, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। sec पाई बाई 4 हमें कितना दे देगा? ln √2 माइनस 1/4, है ना। और ln √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ln 2 माइनस 1/4। तो जो हमारे पास एरिया होगा वो क्या होगा? ये वाला हमारा एरिया निकल रहा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? इसी फॉर्मेट का है ना। तो हम यहाँ पे कितना लिख पाएंगे? हाफ, और लास्ट में -1/4 है, तो ए ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 मेंस आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ ए टावर, ठीक है। एक टावर है जिसके दोनों साइड पे, तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास टावर है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि एक आदमी यहाँ पे है और इसका यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। और जो दूसरे साइड आदमी है बी, वो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? ये यहाँ से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर 40, ये टावर की हाइट हमें 40 दे रखी है,
देन डिस्टेंस बिटवीन द मैन इज, यानी ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम एज्यूम कर सकते हैं x, और ये डिस्टेंस कितना ले सकते हैं y, है ना। तो जो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई। x हम कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए सिंपली आपको इस वाले ट्रायंगल को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/x, है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, x हमारा 40 आ गया। दूसरे वाले ट्रायंगल में tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/y। तो यहाँ से हम y कितना बोल पाएंगे, 40/, और ये मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, √3, है ना। तो अब दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये 40 + 40√3, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, 40√3 इंडिविजुअल है, इन दोनों का सम है ना। तो हमें क्या करना होगा, सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, तो देखो 40 और √3 की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 के अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये 40 × 1 + 1.7 के अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये कितना दे देगा, 40 × 2.7, है कि नहीं। 40 × 2.7 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे यहाँ पास आ जाएगी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो 7.3 तक हम जा सकते हैं, है ना। और इसको अगर आप 40 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी वाले क्वांटिटी को, है ना, तो कितनी वैल्यू दे देगी हमारे पास, ये हो जाएगा 40 × 2.73, है ना। तो 2.73 × 40 कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली ये 109 के आसपास आती है, 109.2 के अप्रोक्सीमेट आती है। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस वाले में इसने बोला है कि C1 C2 आर यूजुअल बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें इस वाले एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। तो 1 + x⁴n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, nc0 nc1x nc2x² nc3x³ और ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म नहीं लिखना है। जो हमें वैल्यू निकालनी है वो कौन सी वैल्यू है, C0 का टर्म नहीं है, C1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 C2 है, 3 C3 है, और इस टाइप से टर्म NCN तक जा रहा है, ठीक है। आपने ये चीज किया होगा कि जब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं और इंक्रीजिंग टर्म में होता है तो वो कैसे जनरेट होता है। यहाँ पे देखो ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। और पावर मल्टीप्लिकेशन में कब आता है, तो हमें इस वाले एक्सपेंशन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला वाला टर्म कितना आ जाएगा, 1n × x + 1⁻n−1। यहाँ पे देखो nc0 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या होगा, nc1 2 टाइम्स nc2 × x 3 टाइम्स nc3 × x², और ये टर्म ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो अप्रोक्सीमेटली इसी टाइप का टर्म यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, बस डिफरेंस क्या दोनों में, इसमें x का टर्म है तो x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि हमें ये चीज मिल जाएगा, तो x = 1 हमें पुट करना होगा, है ना। तो फाइनली हम इसमें x = 1 इस वाले एक्सपेंशन में पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, n × 2⁻n−1, और ये क्या दे देगा, nc1 + 2nc2 + 3nc3। ये वही सीरीज है जो हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, n × 2⁻n−1, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने क्या किया कि सिंपली हमने बस कैलकुलस वाला मेथड यहाँ पे यूज किया और उसके बेसिस पे हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास p, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, है ना, और हमें p का रेंज पूछा है कि ये कहां से कहां तक होगा। ठीक है, तो इस कॉस को थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स को हम बाहर निकाल लें और दूसरे कॉस स्क्वायर को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, ठीक है, तो हमारा एम यही है कि हम किसी तरीके से इसको कंबाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन में आप क्या करोगे, दो अलग अलग फंक्शन में रेंज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला टर्म आ गया और इस दोनों की वैल्यू तो हमें पता है 1 हो जाती है, तो ये मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म बच रहा है, तो इसको अगर मैं स्क्वायर को कंप्लीट दोनों के साथ में ले लूं और इसमें अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और इस 2 को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा 1/4, और ये कंप्लीट टर्म कितना बन जाएगा साइन ट्वाइस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो p की वैल्यू हमारे पास ये चीज निकल के आ गई। और साइन स्क्वायर एक्स की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, मिनिमम कितनी होती है 0 और मैक्सिमम 1, है ना, तो जब साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी तो p की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी तो 1, और साइन एक्स की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमें p की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो हमारा जो p होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेके 3/4 के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा 3/4 टू 1, तो हम ए ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग का p इम्प्लीकेशन ऑफ q और r। ठीक है, यहाँ पे 3 फंक्शन है और ये बोल रहा है कि ये कंप्लीट फंक्शन क्या है, कंप्लीट फंक्शन अपने आप में फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला ऑपरेशन देखो इम्प्लीकेशन का, तो इम्प्लीकेशन का आपको पता है कि ये कब ट्रू और कब फॉल्स होता है ना, तो ये चीज पहले भी एक बार ये आया था तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, जब दोनों ट्रू होते हैं तो ये ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, और फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स में भी ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो पहले स्टेटमेंट के फॉल्स या ट्रू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू ही होगा। अगर सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए और पहला स्टेटमेंट ट्रू हो तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट हमें लेके चलना है, यानी ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, p हमारा ट्रू होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स है, कंप्लीट स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स है तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आना चाहिए फॉल्स होना चाहिए। और अगर और स्टेटमेंट फॉल्स है इसका मतलब इंडिविजुअल दोनों स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या आना चाहिए फॉल्स ही होना चाहिए, है ना, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू आर की वैल्यू ट्रू फॉल्स फॉल्स आना चाहिए, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉक्स कंटेन टिकट्स नंबर 1 to n। ठीक है, कैपिटल N and small n tickets are drawn from the box with replacement, then probability that largest number on the tickets is k। ठीक है, तो देखो टोटल एक बॉक्स में हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 से लेके कैपिटल N तक के नंबर है। ठीक है, और इसमें से n टिकट्स को चूज कर रहा है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो बताओ कि पहले टिकट के लिए कितने ऑप्शन है, यानी अगर हम n टिकट सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले टिकट के लिए कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है ना। दूसरा टिकट जब हम सेलेक्ट करने जाएंगे तो दूसरे टिकट के लिए आपको कितने ऑप्शन फिर से मिलेंगे, फिर से हमें n ऑप्शन ही मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पहले टिकट को फिर से निकालने के बाद फिर से उसी में रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब उसको हम फिर से वापस उसमें डाल दे रहे हैं,
तो दूसरे के लिए भी कितना होगा n, तीसरे के लिए भी n, और इसी तरीके से स्मॉल n के लिए भी कितना होगा n। तो ये टोटल कितने हैं, स्मॉल n डिजिट है ना। तो सैंपल स्पेस की बात अगर करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n टू द पावर स्मॉल n, है कि नहीं। अब लार्जेस्ट नंबर ऑन द टिकट k आना चाहिए, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर k आने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले मान लो कि k तक के नंबर अगर हमें निकालने हैं, ठीक है, 1 से लेके अगर मैं k तक के नंबर चूज करता हूं, तो k तक के नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, k तक के नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यानी nth ट्रायल में जब हम टोटल n ट्रायल्स कर रहे हैं, n ट्रायल्स में हर बार हमें इसी में से नंबर चूज करने होंगे, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, k, सबके लिए k ऑप्शन है, तो k इंटू के अप टू n, क्योंकि हम n टाइम्स ये कर रहे हैं, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, k टू द पावर n। k टू द पावर n क्या हो गया, जब इसमें से टोटल इसमें से कोई एक नंबर आए, लेकिन हमें एग्जैक्टली kth टिकट ही चाहिए लार्जेस्ट वाला, तो हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल में से k -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, लार्जेस्ट नंबर ऑन दी टिकट इज k, क्या हो जाएगा, k टू द पावर n माइनस k-1 टू द पावर n, ठीक है। और यही हमारा क्या है, फेवरेबल इवेंट, है ना, यही हमारा क्या है, फेवरेबल इवेंट। तो दोनों में हमने एलिमेंट काउंट कर लिए, तो प्रोबेबिलिटी हम कितनी लिख पाएंगे, k टू द पावर n माइनस k-1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के नंबर n टू द पावर स्मॉल n। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम डी ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x डिफाइन किया गया है वो कैसे है, 5t² प्लस 2, और y जो हमें डिफाइन किया गया वो क्या है, 10t प्लस 4, है ना। तो हमें सिंपली करना क्या है कि t की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो यहां से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2/5 इक्वल टू t², और यहाँ से कितनी हो जाएगी, y माइनस 4/10 इक्वल टू t, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, y माइनस 4/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 2/5 के इक्वल, है कि नहीं। और ये देखो पैराबोला का इक्वेशन बन रहा है ये, बस हमें इसमें फोकस निकालना है। और फोकस क्या होता है, तो फोकस जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax है, तो इसका हम फोकस क्या लिखते हैं, फोकस a,0 डायरेक्टली होता है, तो बस हमें इसमें a की वैल्यू निकालनी है। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इस 10 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये कितना दे देगा, 20 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा है, क्योंकि हमें 4ax का फॉर्मेट चाहिए, है ना। तो इसको मैं अगर कैपिटल Y बोल देता हूँ, तो कैपिटल y² इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू कैपिटल एक्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू 5 आ गई, है ना। a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यहां से आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। तो अब देखो कि अगर हमें फोकस निकालना है, तो फोकस क्या होता है, ये वाला टर्म होता है a,0, लेकिन ये किस फॉर्मेट का, जब ऐसा इक्वेशन हो, है ना। तो इस इक्वेशन के लिए फोकस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,0, ये हमारा फोकस हो गया। लेकिन ये किसके लिए है, ये कैपिटल Y और कैपिटल X के लिए, जबकि हमें आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म में चाहिए। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी है,
5 और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है 0। तो कैपिटल X को अगर स्मॉल x से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 5 और यहाँ से y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और y की वैल्यू सॉरी ये 5 प्लस 2 7 और ये y इक्वल टू 4, है ना। तो फोकस हम कितना बोल पाएंगे, फोकस हमारा हो गया 7,4, है ना। फोकस क्या हो गया 7,4। तो ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप पैराबोला के इक्वेशन को, ये एक्चुअली में ओरिजिन पे नहीं है, ये किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो चुका है ना, तो इसलिए इस टाइप का फोकस आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को अगर मैं y मान लेता हूं तो ये हमारे पास आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16, और इसको अगर मैं z एज्यूम कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1। हमें निकालने की इसकी वैल्यू है y का रेट ऑफ चेंज z के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, है ना। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो सिंपल फंक्शन है 1 बाई ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाले को अगर हम z को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, z को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे को सेम रखेंगे, तो 1 माइनस ऊपर वाले को सेम रखा इसको हटा दिया डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ से कैंसिल हो गया ये वाला टर्म, है ना। तो ये नीचे माइनस 1 बच गया, तो माइनस 1 को यहाँ लिख लेते हैं और ये ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें कहाँ पे निकालनी है एट x इक्वल टू 3 पे, है ना। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा -12/5, है ना। फाइनल कितना आ जाएगा 12/5। तो dy बाई डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई -12/5। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी के लिए हम लोग इसको यहीं पे रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, ओके, चलो बाय।